हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 point charges Q are placed at the corner of a equilibrium triangle. Another point charge minus Q is placed at the centroid of a triangle. अब क्वेश्चन था हमारे पास कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों कॉर्नर्स पे हमारे पास प्लस Q चार्ज पड़ा है और एक चार्ज हमने माइनस Q एट द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल पे प्लेस कर दिया। अब ये चार्ज रखने की वजह से हमारे पास क्या हुआ है, ये तीनों चार्जेस पे जो टोटल फोर्स बन रही है वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, तीनों चार्जेस पे जो टोटल फोर्स है वो ज़ीरो हो गई है। अगर आप इस चार्ज पे देखोगे टोटल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, इस चार्ज पे टोटल फोर्स निकालोगे ज़ीरो। टोटल फोर्स मीन्स अगर आप सिर्फ इस चार्ज को देखो, ठीक है, ये इस चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। अगर हम टोटल फोर्स देखेंगे इस चार्ज पे वो ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर हम सिर्फ इसी चार्ज को लेके चलें, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एक उसके सेंट्रॉइड पे पड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस चार्ज की बात करूँ, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दो इक्वल चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। इसको हम F1 फोर्स ले लेते हैं। अब ये वाला चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, और फिर से ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, फिर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक है, इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरफ हो जाएगी। इसको हम F2 नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके जो तीनों एंगल्स होंगे 60-60 होंगे, तीनों एंगल्स 60-60 होंगे। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूँ, इसका इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूँ, तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो अगर टोटल 60 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस फोर्स को हम दे देते हैं नेम F3, ठीक है, या फिर F4 मान लो। चलो पहले इसको हम F3 ही नेम दे देते हैं। अब जो F3 फोर्स आई है, ये क्या है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब अगर यहाँ पे हमने F3 फोर्स निकालनी हो कि F3 फोर्स होगी क्या, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस ये वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस 30 डिग्री कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो 2 यहाँ से कैंसिल हुआ। अब जो फोर्सेस हैं, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, इस पे फोर्स लगा रहा है F1 और ये वाला फोर्स इस पे लगा रहा है F2। ये दोनों चार्जेस सेम ही तो हैं और ये भी सेम चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगी वो भी तो सेम ही होगी। तो F1 का जो फोर्स का, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो F1 का मैग्नीट्यूड है वो F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारा F3 हमारा बन जाएगा F1 का स्क्वायर, यहाँ पे F1 का स्क्वायर कर दो, 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि F2 की जगह पे मैंने F1 रख दिया। ये बना, तो 2 के साथ तो ऑलरेडी 2 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे 3 टाइम्स F1 का स्क्वायर, तो ये 2 के साथ रूट कट गया, तो 3√3 F1। तो हमारे पास ये F3 कितनी आ गई है, F3 हमारे पास आ गई है √3 F1। अब यहाँ पे F1 फोर्स कितनी होगी, F1 हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों में चाहे देख लो चाहे इन दोनों में देख लो, बात तो सेम ही है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहा है। तो फोर्स होती किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इनमें डिस्टेंस कितना है हमें वो देखना है। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन में एक और पॉइंट गिवन था कि जो साइड है ईच स्क्वायर की, ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल वो क्या है, ए हमें गिवन थी, साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए गिवन थी हमें। अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल की साइड ए गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ए, तो मैं यहाँ पे आर की जगह पे ए लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 हमारा इतना हो गया है, तो F1 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं √3, साथ में क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो हमारे पास F3 की वैल्यू ये आ गई है। अब ये जो फोर्स F3 वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, बट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर आप इस पॉइंट पे इस चार्ज पे भी देखो कि टोटल फोर्स 0 है, अगर इस पे टोटल फोर्स 0 है, अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ भी तो कोई लगा रहा होगा। ये फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर F3 फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो एक फोर्स नीचे की तरफ भी लग रही है जो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है, ताकि ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। तो नीचे की फोर्स को हम F4 नेम दे देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक चार्ज पड़ा है कि जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब माइनस प्लस दो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला चार्ज इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तभी तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो हमें ये फोर्स मिल गई कि जो क्या करेगी, इस वाली फोर्स को कैंसिल करेगी, ठीक है, तभी यहाँ पे टोटल फोर्स 0 होगी। तो अब हमें पहले तो निकालना है कि F4 की वैल्यू कितनी होगी। तो F4 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, F4 फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक Q है एक माइनस Q है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसके ऑपोजिट जा रही है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं इस माइनस को प्लस ले लेती हूं, मैग्नीट्यूड में ले रही हूं, तो Q बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन था कि तीनों की जो तीनों साइड्स हैं वो ए हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन नहीं है। अब ये वाला जो चार्ज है इसके सेंट्रॉइड पे पड़ा है, ठीक है, अगर ये इसके सेंट्रॉइड पे पड़ा है तो सेंट्रॉइड हम कैसे बना सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट कर रही हो, इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जाए। तो अब एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ऐसे ही यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये होता है सर्कल ट्रायंगल का हमारे पास सेंट्रॉइड। अब अगर ये टोटल एंगल 60 है तो ये इतना क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर टोटल साइड हमारे पास ए है तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये वाला जो हमने गिराया है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स ये इस लाइन को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा, a/2। अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये a/2 है। अब हमने यहाँ से यहाँ, ठीक है, बात तो सेम ही है कि हमने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है, तो चाहे यहाँ से यहाँ कर लो, ये क्या होगा, सेम ही तो डिस्टेंस होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, चाहे आप ऊपर वाली ट्रायंगल से निकाल लो, ठीक है, चाहे नीचे वाली ट्रायंगल से निकाल लो, बात सेम रहेगी, क्योंकि जो डिस्टेंस आएगा वो सेम रहेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें a/2 आ गया है, तो हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, अगर हम cos 30 लगा दें तो बेस डिवाइडेड बाय ये, इसको हम अगर AD का नेम दे दें, ठीक है, AD ना मान के चलो इसको x ही मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। अब हमारा यहाँ से cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a/√3 आ जाएगा।
x, तो हमारा इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा। चाहे आप इस वाले ट्रायंगल से निकाल लो, ठीक है, बात सेम रहेगी। तो अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया है a/√3, तो हमारी फोर्स क्या आ गई है, F4, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई a/√3 का स्क्वायर। अब अगर F3 एंड F4 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है, एक ऊपर की डायरेक्शन में है और एक नीचे की डायरेक्शन में है, तो अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल। F3 कितनी है, √3 Q² बाय 4πε0 a² इज इक्वल टू ये वाला Q बाय 4πε0 a/√3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, तो √3Q बाय, यहाँ से नीचे तो कुछ नहीं बचा, इस तरफ Q डिवाइडेड बाय 1/ इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसको इस तरफ लेके आए, हमने निकालनी की थी क्या थी, Q/Q में रेशो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 1/3 आएगा। तो अब इसको रैशनलाइज कर दो, √3/√3, तो ये यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 डिवाइडेड बाई √3 × 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास Q/Q कितना आ गया है, 1/√3, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अब्जॉर्प्शन लाइन अराइजिंग फ्रॉम अ प्योर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ HCl आर अब्जॉर्ब्ड एट, तो ये हमें क्या गिवन है, वेव नंबर गिवन है, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में h/2πc की वैल्यू गिवन है और हमें पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब कभी भी अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात की हो गई हो तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है तो आपके माइंड में ये वाला एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए, h²/2i j+1, ठीक है। अब ये होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हमारे पास एनर्जी। अब यहाँ से अब क्वेश्चन गिवन है वेव नंबर की टर्म्स में, तो हमें वेव नंबर की वैल्यू निकालनी होगी। हमें पता है कि E = hν होता है, ठीक है, न्यू की वैल्यू पुट कर दो hc/λ, तो ये 1/λ क्या हो जाता है, वेव नंबर, तो cv², तो यहाँ से v² क्या हो जाएगा, E/hc, E की वैल्यू पुट कर दो h²/2i, साथ में यहाँ पे hc है j+1। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया है और इतने को हम क्या लिखते हैं, b, तो b हमारा हो जाएगा h²/2i hc, तो यहाँ से v² की वैल्यू j+1, और हम मोस्टली ये रिमेंबर करते हैं, ठीक है, बट सिर्फ देखो कुछ सेकंड लगे b की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप b की वैल्यू रिमेंबर मत करो, बहुत बढ़िया है कि अगर याद रहेगी, बट कुछ मिस्टेक ना हो तो सिर्फ कुछ सेकंड लगे आप ये वाली वैल्यू याद रखो, कुछ सेकंड में आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू पता चल गई। अब हमें h कट की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, h की, ये सभी वैल्यूज़ तो ऑलरेडी नॉन है, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, h²/2 hc और साथ में b, ये हो जाएगा। अब अगर हमें b पता चल गया तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो b होता क्या है, b होती है हमारी स्पेसिंग, ठीक है, b यहाँ से 2b hc, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो जो 2b होती है ये होती है हमारी स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस। अब अगर हमने ये स्पेसिंग हमें पता चल गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें
ये गिवन है कि जो ये स्पेक्ट्रा है, ये लाइंस कहाँ पे बन रही हैं, इस वेव नंबर पे बन रही हैं। अब अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात करूं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ होगी, J0 टू ये 1 पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे V जब J की वैल्यू 1 है माइनस V जब J की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, B J की वैल्यू 1 के लिए 2 आ जाएगा, माइनस 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से 2B किसके इक्वल आ जाएगा, J1 मीन्स सेकेंड लाइन ये वाली 103 माइनस 73 माइनस फर्स्ट लाइन ये है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे ये कितना आ जाएगा, ये 20.0 ये आ जाएगा 103.73 और 83.03। तो ये यहाँ से 070 यहाँ से 2 आ जाएगा। तो 20.70 पर सेंटीमीटर 2B की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे एच कट बाई 2 पाई सी की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें मीटर में गिवन है। तो अगर ये मीटर में गिवन है तो हमें ये भी मीटर में लाना होगा। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर इन्वर्स है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इन्वर्स गिवन है तो इसका भी इन्वर्स कर दो। तो मीटर इन्वर्स 100 का इन्वर्स सेंटीमीटर का इन्वर्स, तो ये 1/100 हो जाएगा। तो जो 1 सेंटीमीटर इन्वर्स है वो 100 मीटर इन्वर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे 20.7 इंटू क्या हो जाएगा 100 मीटर इन्वर्स। तो 2B की वैल्यू मीटर में इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पे पहले तो एच कट की अगर मैं वैल्यू रख दूँ, एक इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2B। अब एच कट को h/2 पाई लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एच कट नहीं है h है, HC इंटू 2B। ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, I की वैल्यू h कट बाय 2 पाई C, ठीक है, 2 पाई C और साथ में ये क्या है 2B। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 5.6 इंटू 10⁻⁻⁴। 2B की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, ये है 20.70 इंटू 10⁻, ये 10 आ जाएगा, 10 बोल रही हूँ 100 है, इंटू 100 मीटर इनवर्स। तो अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें 5.6 डिवाइडेड बाई 20.70 इंटू 10⁻⁻46 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.2705 इंटू 10⁻⁻46, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻47 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ से अब 2.7 तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर 2.7 नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें यहाँ पे 48 है बट यहाँ पे 47 है, तो हम अब हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली हम 2.8 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब मैंने तो सिर्फ 2 लाइंस को के बीच में स्पेसिंग देखी है, अब क्या कर सकते हो, सभी की बीच में स्पेसिंग देख सकते हो। स्पेसिंग निकाल के मीन्स सबसे 2B की वैल्यू निकाल के क्या करोगे आप, फिर उनकी एवरेज ले लोगे, ठीक है। तब भी कुछ ज़्यादा आंसर में चेंज नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। तो आप 2 लाइन से भी आपका आंसर मैच कर जाएगा।